ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिससे पहले हम लोग आज पढ़े हैं एमीन। एमीन चैप्टर खत्म किया। एमीन के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला चैप्टर है कुछ बायो मोलिकुल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जैव अणु। तो देखो जी, ये जो बायो मोलिकुल जो चैप्टर है ना, बायो केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है। किस केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है? बायो केमिस्ट्री। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जैव रसायन। देखो समझना जी, मतलब आईएससी का जो केमिस्ट्री है ना, उसको मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिकी रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री माने कि अकार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माने कि कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही बायोमोलिकुल पढ़ना है। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही एक चैप्टर है कुछ बायोमोलिकुल, और ये बायोमोलिकुल जो चैप्टर है ना, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना रहता है। बायोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री का भाग है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जैव रसायन। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का यही है कि बायोकेमिस्ट्री यानी कि जैव रसायन आखिर है क्या। रसायन मैंने समझ रहा है, केमिस्ट्री जैव मैंने एक तरह से जीव होता है, ठीक ना, जैव मैंने एक तरह से जीव। अब देखो तो इसका परिभाषा क्या है, यानी कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वैसी शाखा, आखिर रसायन विज्ञान कितना प्रकार है, तो रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जैव अणु के रासायनिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। जैव अणु के रासायनिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, और हिंदी में जैव रसायन। याद हुआ? यानी कि जो ये बायोमोलिकुल चैप्टर है ना, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहला बात कि बायोकेमिस्ट्री है क्या, ठीक ना, किसे कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत ये जो जैव अणु है ना, इसका रासायनिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, तो उसी को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री यानी कि जैव रसायन। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग को पता चला कि जैव रसायन में जैव अणु के बारे में पढ़ते हैं। तो अब बात है कि जैव अणु क्या है, यानी कि बायोमोलिकुल क्या है। बायोमोलिकुल हिंदी में क्या बोलेंगे? जैव अणु। अब देखो इसमें कहा जाता ना है कि जैव शरीर का चीज, जैव शरीर। अरे जैव शरीर का अर्थ हुआ जीवों का शरीर। तो इसमें पादप का भी शरीर ले लेना है, पादप ने वही पेड़ पौधा, और जंतु का भी। यानी कि जैव शरीर कहने का अर्थ इस चैप्टर में है ना कि पादप का भी शरीर हो सकता है। पादप का शरीर नहीं रहता है, आगे पता चलेगा, तो उसका छाल उल रहता है, डोंगी रहता है, शरीर ना है एक तरह से। तो यहाँ अर्थ हुआ कि जैव शरीर मैंने हमनिए खाली ना, पादप के शरीर भी हो सकता है या जंतु का शरीर। तो जैसे अब हम लोग का शरीर है तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ऐसा ना कि डायरेक्ट इतना बड़े को हो गए हैं, छोटा छोटा बहुत कुछ मिला है, उसको अणु कह सकते हैं, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि जैव मतलब कि जीवों का शरीर यानी कि जैव शरीर जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते ना हैं, ओकरे को कहते हैं जैव अणु। याद हुआ? यानी कि जैव शरीर यानी कि पादप का शरीर या जंतुओं का शरीर जिन छोटे छोटे अणुओं से निर्मित होता है यानी कि मिलकर बना होता है, ओकरे को कहते हैं जैव अणु यानी कि बायोमोलिकुल। अब ये जो जैव अणु है ना, हमेशा कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? जैव अणु हमेशा कार्बन का बना होता है। हम लोग का शरीर जिस अणु से बनता ना है, उसका मूल आधार क्या है? जैव अणु है। और जैव अणु हमेशा कार्बन का बना होता है। शरीर में कितना % कार्बन पाया जाता है? अगर हाइड्रोजन के बात करें ना, हाइड्रोजन के, तो 10% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो इतना में किसी को दिक्कत? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बायोमोलिकुल यानी कि जैव अणु जो चैप्टर है ना, बायोकेमिस्ट्री में यानी कि जैव रसायन के अंतर्गत पढ़ना रहता है। तो अब बात है कि बायोकेमिस्ट्री आखिर है क्या, ठीक ना। तो रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जैव अणु के रासायनिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसी को जैव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब ठीक है कि जैव रसायन में जैव अणु का अध्ययन करते हैं, तो आखिर जैव अणु है क्या। तो जीवों का शरीर जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, उसी अणु को जैव अणु कहते हैं। जैव अणु को शरीर का मूल आधार कहा जाता है। जैव अणु हमेशा कार्बन का बना होता है, और हम लोग के शरीर में कार्बन 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10% पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, लगभग कितना? 65। एक दो इधर उधर होता है तो उतना भी डेटा याद नहीं करना है। इतना में किसी को दिक्कत? तो अब बात है ना कि आखिर बायोमोलिकुल पढ़ लिए, जैव अणु पढ़ लिए, तो जैव अणु मतलब कि होता क्या क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट के नाम सुना है, प्रोटीन,
फैट, लिपिड, विटामिन, हार्मोन, न्यूक्लिक अम्ल में ही आ जाएगा DNA, RNA, ठीक ना। तो ये सब जो है ना से जैव अणु है, और यही सब के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में मतलब कि चर्चा करना है। अभी हम लोग पढ़ें कि जैव अणु किसे कहते हैं, तो बताया था ना जैव अणु क्या क्या हो सकता है। तो देखो जी, एग्जाम्पल ऑफ बायो मोलिकुल, मैंने कि बायो मोलिकुल का एग्जाम्पल क्या क्या होगा। देखो कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, जैव अणु है। फैट, हिंदी में इसको वसा कहते हैं, ये भी क्या है, जैव अणु है। प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इसी में आ जाएगा काची काची DNA और RNA, जो कि आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते रहेगा सब समझ में आते रहेगा, ठीक ना। हार्मोन, ये सब क्या है, जैव अणु है। हम लोग के शरीर में ये सब पाया जाता है, इन्हीं सब से हम लोग का शरीर निर्मित हुआ है, मैंने निर्माण हुआ है, ठीक ना। एक यहाँ लिखा हुआ है फादर ऑफ बायो केमिस्ट्री, कोई विशेष नहीं है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। यानी कि बायो केमिस्ट्री मैंने कि जैव रसायन का पिता किसको बोला जाता है, जैव रसायन के पापा किसको कहते हैं जी, कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग, मैंने कि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री में योगदान दिया था, इसीलिए फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग को कहा जाता है। इतना में किसी को दिक्कत। अब देखो ये सब जो हम लोग का है बायोमोलिकुल है, जैव अणु है, इसी मतलब किसी समय के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग काचे पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, एकदम बायोमोलिकुल में सबसे फेमस है कार्बोहाइड्रेट, तो इसी के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सब कार्बोहाइड्रेट, देखो अब कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में भी बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट ही, और इंग्लिश में भी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसका और नाम बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहा जाता है। काची कहा जाता है, बोले ना, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा धीरे धीरे समझ में आता रहेगा, ठीक ना। अब देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, दो शब्द से मिलकर बना है। क्या शब्द से, दो शब्द से। एक हो गया कार्बो, और बोलो एक हो गया हाइड्रेट, एक कार्बो और एक हो गया हाइड्रेट। कार्बो मीन्स होता है कार्बन, कार्बो मीन्स कार्बन, और हाइड्रेट माने होता है जल, जल को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। फॉर्मूला हो जाता है H2O। इसको देखने से पता चल रहा है कि जल में क्या क्या रहता है, हाइड्रोजन और कुछ रहता है ऑक्सीजन। तो देखो जी, कार्बोहाइड्रेट दो गो शब्द से मिलकर बनल है, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट माने जल, और जल में देखो ना हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हम कह सकते हैं कि वैसा जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट जैव अणु का एग्जाम्पल है, वैसा जैव अणु, या ऐसा भी बोल सकते हैं वैसा पदार्थ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा जैव अणु जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। हो गया खत्म, समझ में आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे, तो वैसा जैव अणु या वैसा पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है उसी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो इसको लिखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता ना है CxH2O का होल Y होता है। कैसे पढ़ेंगे इसको, CxH2O का होल Y, माने कि C के आगे X को कोंच देना है और H2O के आगे Y को कोंच देना है। क्या समझा है ना, अब कोचेंगे इस स्टाइल में, क्या समझा। तो देखो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला यानी कि सामान्य सूत्र, यानी कि शॉर्ट में कोई चीज GF का जी, फिर से GF आ गई, आ जाती है याद दिलाने कभी कभी। क्या समझा, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सुना है ना। अब देखो तो इसका क्या होता है जनरल फार्मूला, CxH2O का होल Y। अरे समझ में आया ना। अब देखो यहीं से कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला आता है। जैसे अगर देखो, अगर x बराबर और y बराबर हम 6 ले लें, कितना ले लें, x और y दोनों को हम कितना ले लें, 6। तो बताओ तो क्या फार्मूला आएगा, कुछ ऐसा आएगा C6 और H2O ऐसा कुछ होगा। अच्छा इसी को ऐसा लिख सकते हैं C6, देखो 6 दूनी 12, ये फार्मूला आएगा। तो कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट है कि ना, तो एकदम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का नाम है ग्लूकोज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का नाम है ग्लूकोज, इसी को ही बोल देते हैं फ्रक्टोज, और इसी को ही बोल देते हैं गैलेक्टोज। यानी कहने का मतलब है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों का फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, यानी कि C6H12O6। अगर ऐसे देखा जाए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में अंतर है, तो अंतर जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो वहाँ अंतर पता चलेगा। अभी आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फार्मूला अगर देखा जाए ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर के अनुसार उसका अंतर होता है, तो आगे मतलब पता चलेगा। तो इतना में किसी को दिक्कत वाला फार्मूला में बैठ जाएगा ना जोन यौगिक, तो समझो कि वो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन एक्सेप्शन कुछ कुछ होता है जो कि आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन आता ना है कि कार्बोहाइड्रेट में
कार्बोहाइड्रेट में पहला बात अभी बता देंगे कार्बोहाइड्रेट में रहता काची काची है। देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अब यही ना परिभाषा में लिखा है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो ध्यान से आप देखना, तो कहेगा ना कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ठीक, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात बताएं। तो इसका अनुपात होता है 1:2:1। याद रहेगा, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। लेकिन अगर कोई ऐसे घुमा के कह दे कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो यही ना होगा। अरे क्योंकि ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये वाला फॉर्मूला पर सेट बैठ जाएगा। जैसे देखो यहाँ लिखते हैं ग्लूकोज, तो क्या होता है फॉर्मूला? C6H12O6। यानी कहे के मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही ना निकालना है। तो कार्बन का एगो है 6 गो, हाइड्रोजन का एगो 12 गो, इसमें ग्लूकोज में। अब देखो अभी अनुपात सही लग तो रहा है कि अनुपात है, लेकिन सही अनुपात नहीं है। अनुपात का अर्थ है कि सरल मान, एकदम अधिक से अधिक उसको काट के छोटा कर दीजिए जहां तक हो जाए, एकदम धर के धुन देना है। क्या समझा? तो एक ऐसा संख्या लेना है जो तीनों, मतलब कि तीनों में भाग लग जाए उससे और छोटा भी हो जाए। तो अगर हम 6 लेते हैं तो 6 में इससे भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 6 में इससे भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, और 6 में इससे भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखो आ गया वही चीज बाकी ना। तो कोई अगर ऐसे भी कहे कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो 1:2:1 ही होता है। या कार्बोहाइड्रेट कह के पूछ देवे या ग्लूकोज कह के पूछ देवे, यही वाला आएगा 1:2:1। अनुपात मतलब कुछ एकदम सरल मान, एकदम काट काट के छोटा कर देना। जैसे देखो ना थोड़ा सा यहाँ पड़ी, अगर यहाँ हम लिखते हैं 4/8, क्या लिखते हैं? 4/8। बटा का अर्थ है ना पता ना, भागा कहते हैं। तो इसी को हम ऐसा लिख देते हैं 4/8। अरे लिख सकते हैं 4/8 या 4/8, ठीक ना। ये वाला जो लकड़िया लोग रहा है इसको अगर निकाल के फेंक देंगे ना तो यही हो गया अनुपात। लेकिन अभी अनुपात सही नहीं है, इसको सरल करेंगे तो ना, यानी कि ऐसे 4 दूनी 8, तो यानी कि 1:2। तो अनुपात मतलब कि सरल मान होता है। ऐसा ना कि यही वाला ग्लूकोज में पूछेगा तो बोल देंगे 6:12:6, काट के छोटा करके बोलेंगे। अनुपात माने कि सरल मान। तो इतना क्लियर हो गया। हम लोग पढ़े ना इससे पहले कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? CxH2O का होल वाई होता है, यही ना पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र क्या होता है? CxH2O का होल वाई होता है। लेकिन अभी बताएं कि कोई फिक्स नहीं है कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट है इस सूत्र का पालन करबे करे, ना भी कर सकता है, कर भी सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का एक स्पेशल डिफिनेशन पढ़ेंगे आगे, इसके आगे, ठीक ना। इस शुरू में ऐसा परिभाषा दिया गया था कि जेकरा में कार्बन रहे, हाइड्रोजन रहे और ऑक्सीजन रहे, और उसका सामान्य सूत्र क्या हो जाए? CxH2O का होल वाई। इसका स्पेशल डिफिनेशन बाद में पढ़ेंगे इससे आगे, ठीक ना। अब देखो, तो एक यौगिक है फॉर्मल्डिहाइड, हिंदी में भी इसको फॉर्मल्डिहाइड ही कहते हैं, और दूसरा है एसिटिक एसिड, हिंदी में इसको बोलेंगे एसिटिक अम्ल। फॉर्मल्डिहाइड के सूत्र सब कोई के पता होगा क्या होता है? HCHO। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जोड़ जाड़ के, देखो एक कार्बन, एक 2 हाइड्रोजन, तो H2 O, कोई दिक्कत? एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3C+। तो देखो 1 2 कार्बन, तो C2, 3 1 4, तो H4 और 2 O, तो ऐसा लिख सकते हैं कि ना। अब सुनो, यह ना कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है। तो ऐसा करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है, अरे दोनों एक है, इस फार्मूला के इस पर बैठाओ, बैठ जाता है। देखो तो चेक करके एकदम बैठ जाएगा। देखो उस फार्मूला को बैठाओ, C1, C माने C1, अच्छा, और यहाँ H2O को 1, ठीक ना। तो देखो क्या आ जाएगा? C1 माने कि C, और 1 में 2 से गुना, तो H2 और O। देखो तो लड़ गया कि ना लड़ गया? तो हम यही बतिया तो बोले कि कुछ यौगिक ऐसा होता है जो कार्बोहाइड्रेट के सूत्र का पालन करेगा, कार्बोहाइड्रेट के सूत्र का पालन करेगा, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एसिटिक अम्ल हो गया। मतलब ये एसिटिक अम्ल है, फॉर्मल्डिहाइड अलग है, माने कि दोनों कार्बोहाइड्रेट ना है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट वाला सूत्र देखो पालन कर रहा है, वो भी करेगा। देख लो ये वाला बताओ तो, इसको हटाते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? C2 और H2O का कितना लिख सकते हैं? 2। तो देखो C2 और 2 दूनी 4 और O2, देखो लड़ गया कि ना लड़ गया? तो अम्ल ना है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ी है, ठीक ना। तो कुछ यौगिक ऐसे होते हैं, ठीक ना, जो कार्बोहाइड्रेट वाला सूत्र पालन कर जाएंगे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, ठीक ना। तो एक्सेप्शन में इसको याद रखते हैं। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट वाला सूत्र को पालन नहीं करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट वाले सूत्र को पालन नहीं करेगा, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है? CxH2O का होल वाई। तो एक लिखा हुआ है रैमनोज और एक लिखा हुआ है डिऑक्सीराइबोज। रैमनोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5 और डिऑक्सीराइबोज C5H10O4। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है,
ऐसे भी जिसके अंत में ओज लगल रहे ना, याद करने का तरीका बता रहे हैं, जिसके अंत में ओज लगल रहे ना वो कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे भी बताएंगे, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, रैमनोज, डिऑक्सीराइबोज, ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो ऐसा ना कि सबे में लगा रहेगा, सब में नहीं लगा रहेगा, लेकिन पहचानने का एक तरीका अच्छा है, ठीक ना। तो देखो कार्बोहाइड्रेट का ही सूत्र है, अरे ही ना सूत्र है, इस सूत्र का ये दोनों पालन नहीं करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर बैठा के देखते हैं तो देखो C6 और अगर H2O बैठावल जाए तो 6 रखेंगे, अगर मान लो कि 6 रखेंगे तो 12 को तो हाइड्रोजन हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन फिर 6 को हो जाएगा। कम में 5 रख सकते हैं, तो जब 5 रखेंगे तो देखो C6 H10 और O5 और 2 हाइड्रोजन बच जाएगा ना, बच जाएगा। तो इस सूत्र पर सटीक बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। वैसे ई वाला भी सूत्र पर नहीं बैठ रहा है। तो कुछ यौगिक ऐसे होते हैं, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के सूत्र का पालन नहीं करते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे रैमनोज और डिऑक्सीराइबोज। और कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के सूत्र के पालन करेंगे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, जैसे में फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल। अब इससे आगे अगला क्लास में, ठीक।